आप सुन रहे हैं नेल्सन मंडेला की जीवनी। इस पुस्तक में कुल 17 अध्याय हैं। इससे पिछले वीडियो में आप अध्याय 8 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 9 स्वाधीनता सेनानी से सुनेंगे। अपनी सजा पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से अन्याय की समाप्ति के लिए यथाशक्ति संघर्ष आरंभ करूंगा और इसे तब तक जारी रखूंगा जब तक वह पूर्ण रूप से सदा के लिए मिट नहीं जाता। नेल्सन मंडेला। 1950 के दशक में नेल्सन मंडेला ने गोरी सरकार की रंगभेदी नीति के खिलाफ जो मुहिम चलाई और उसके लिए जिस प्रतिबद्धता, साहस और त्याग का परिचय दिया, उसने उन्हें अश्वेत अफ्रीकियों के वीर नायक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। सरकार का दमन चक्र आंदोलन को कुचलने के लिए और भी तेज होता गया, लेकिन वे इस सारे उत्पीड़न के सामने अडिग खड़े रहे। डॉक्टर मोरोका के विश्वासघात के बाद उनको हटाकर उनके स्थान पर वर्ष 1952 के अंत में हुए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में चीफ एल्बर्ट लुथली को अध्यक्ष चुना गया, जो बड़े धीरज वाले और आत्मविश्वासी सज्जन थे। उनके व्यवहार से स्पष्ट झलकता था कि हर किस्म के अत्याचार को सहजता से झेलने और उसका शांतिपूर्ण ढंग से मुकाबला करने की अद्भुत क्षमता उनमें है। अध्यक्ष चुने जाने से पहले ही उनको सरकार ने चेतावनी दी थी कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से अपने सब संबंध तोड़ ले और उसके किसी आंदोलन का समर्थन न करे, वरना उन्हें उनके सभी पदों से हटा दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर लुथली ने इसकी कोई परवाह नहीं की। उनके पद उनसे छिन गए, उनसे होने वाली आमदनी जाती रही, पर वे अन्याय का विरोध करने के अपने इरादे पर अटल रहे। मंडेला उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित थे और उनका आदर मान करते थे। स्वतंत्रता का हरण। राष्ट्रीय अधिवेशन के कुछ दिन पहले ही सरकार ने नेल्सन मंडेला सहित 52 अश्वेत नेताओं पर किसी भी तरह की सभा में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी थी। इन नेताओं का जनसाधारण से संबंध तोड़ने और उनको निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने पाबंदी सिर्फ राजनीतिक सभाओं पर ही नहीं लगाई थी, यहाँ तक कि मंडेला के बेटे के जन्मदिन की पार्टी को भी सभा माना गया और मंडेला उसमें शामिल नहीं हो सके। उनके जोहान्सबर्ग से बाहर जाने पर भी पाबंदी थी। यह एक तरह से उनकी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास था, ताकि वे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान हो और एक नेता के रूप में कारगर साबित न हो सके। इस पाबंदी के चलते मंडेला राष्ट्रीय अधिवेशन में भी हिस्सा ले सके। हालांकि उन्हें इसकी विस्तृत रिपोर्ट अधिवेशन के तुरंत बाद मिल गई। उनकी अनुपस्थिति में उनको अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी चुना गया। इन पाबंदियों के कारण मंडेला पार्टी के प्रति अपने कर्तव्यों को पहले की तरह नहीं निभा पाते थे, लेकिन इस समय का उपयोग उन्होंने अपनी वकालत की तरफ ध्यान देकर किया। अगर देखा जाए तो उनकी वकालत भी एक तरह से गोरी सरकार के खिलाफ संघर्ष का ही एक रूप था। वह अगर राजनीतिक संघर्ष था तो यह कानूनी संघर्ष था। नेल्सन मंडेला अश्वेतों में एक बहुत लोकप्रिय वकील थे। वे ज्यादातर अन्याय, पुलिस की बर्बरता और अफ्रीकियों के गोरी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने के आरोपियों के मुकदमे लड़ते थे। उनकी निर्भीक और असरदार पैरवी के जहां अश्वेत बहुत कायल थे, वह गोरे इनसे चिढ़ने लगे थे। बहरहाल मंडेला पर इसका कोई नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी वकालत का यह रवैया जारी रखा।
अपने धुआंधार भाषणों और सरकार की खुली व निर्भीक आलोचना ने मंडेला को अश्वेत जनता में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। गोरी सरकार को इसी कारण वे बहुत खतरनाक आदमी लगते थे। इसी कारण उन पर प्रतिबंध लगाए गए और उनको हर तरह से उत्पीड़ित करने की कोशिशें सरकार की तरफ से हुई। पर उन्होंने एक ही लक्ष्य बना रखा था, गोरी सरकार की दास्ता से अपने देशवासियों को स्वाधीन कराना, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अगर देशवासियों की नजरों में वे वीर नायक थे, तो सरकार की नजरों में सबसे खतरनाक आदमी। उनकी कानून की भाषा में वे एक खतरनाक मुजरिम ही थे। सितंबर 1953 में एक बार फिर उन पर पाबंदी लगाई गई। पिछली बार तो उन पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा था, लेकिन इस बार पूरे 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि गोरी सरकार इस निर्भीक सेनानी के ज्वलंत भाषणों से बहुत भयभीत थी, जो श्रोताओं के दिलों में शोले भड़का देते थे। इस बार भी प्रतिबंध का सारा समय मंडेला ने अपनी वकालत पर और पार्टी के लिए मसौदे तैयार करने तथा रणनीति बनाने आदि के महत्वपूर्ण कामों में लगाया। संगठन की रूपरेखा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध था, लेकिन मंडेला और इस तरह की पाबंदी से रोके गए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अन्य नेताओं को गुप्त सभाएं करने से कौन रोक सकता था। खास तौर पर मंडेला इनमें सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी पार्टी और साउथ अफ्रीकन कांग्रेस के नेताओं के साथ कई गुप्त बैठकें की और सबकी सहमति लेने तथा विचार विमर्श के बाद संघर्ष के लिए संगठन बनाने की बहुत ही कारगर रूपरेखा तैयार कर डाली। इसकी शुरुआत उन्होंने गली मोहल्ले के स्तर से की। उनके संगठन की सबसे छोटी इकाई 10 घरों का एक सेल था। इसका एक प्रमुख नियुक्त किया जाना था, जो इनसे संपर्क रखता। इस बुनियादी इकाई के बाद जॉन और उसके बाद ऊपर तक यूनिट जाते थे, यानी उन्होंने अपना संदेश घर घर पहुंचाने, हर परिवार को संगठन का हिस्सा बनाने और उससे सक्रिय सहयोग लेने का पक्का इंतजाम कर डाला। मंडेला की योजना को पार्टी की स्वीकृति मिलने के बाद उसे अमली जामा पहनाया गया, तो अधिकांश शाखाओं ने बड़े उत्साह से उसे स्वीकार किया। इस योजना का एक हिस्सा सारे दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक भाषण देकर लोगों को असली मुद्दों की जानकारी देना था और यह समझाना था कि किस तरह की कार्रवाई अंततः उनको विदेशी यातनाओं से छुटकारा दिला सकती है। इसके लिए एक तरह का राजनीतिक कोष बनाया गया था, जिसे बाकायदा किसी विषय की कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यान की तरह पढ़ाया जाता था। पार्टी बहुत सीमित संसाधनों के बल पर चल रही थी। कागजों में तो योजना बहुत सही थी, लेकिन जब अमल में आई तो उसका उतना असर दिखाई नहीं दिया जितना होना चाहिए था। एक तो उसका प्रसार करने वाले सब जगह एक से उत्साही लोग ना थे। पार्टी के पास किसी को देने के लिए थोड़ा सा भी वेतन या मानदेय ना था, जिसके अभाव में बड़े पैमाने पर लोगों से सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। ना ही इसके बिना ऐसे लोग मिल सकते थे जो अपना पूरा समय इस काम में लगा सके। पार्टी का प्रचार प्रसार करने वालों को दोहरा काम करना पड़ता था, एक अपनी रोजी के लिए काम करना और उसके साथ साथ पार्टी के लिए समय निकालना। लिहाजा जो कुछ काम होता था वह पार्ट टाइम ही होता था। एक और समस्या यह थी कि सब लोगों को इस कार्यक्रम पर पूरा भरोसा नहीं था। कई ऐसे भी थे जो सोचते थे कि किसी किस्म का असहयोग आंदोलन चलाने से कोई हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। बहरहाल सब मतभेदों, गलतफहमियों एवं अविश्वासों के बावजूद मंडेला और उनके साथी अपने अभियान में जुटे रहे। कुछ जगहों से निराशा हाथ लगी तो कई क्षेत्रों से
बहुत उत्साहजनक परिणाम भी सामने आए। खास तौर पर पोर्ट एलिजाबेथ और पूर्वी केप में इसके अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे थे। ईस्टर्न केप में अवज्ञा आंदोलन भी लंबे अरसे तक चलता रहा और वहां के आंदोलनकारियों ने सरकारी दमन के बावजूद संघर्ष क्षमता का अच्छा प्रदर्शन किया। सरकार नेल्सन मंडेला को हर तरह से परेशान करने की फिराक में रहती थी। अपनी कानून की फर्म के लिए उन्होंने ऐसे इलाके में दफ्तर बनाया था जो भारतीयों के लिए था, लेकिन अश्वेत अफ्रीकी भी जहां कार्यालय के लिए जगह ले सकते थे। लेकिन फिर अर्बन एरियाज एक्ट के नाम पर उन पर एक और मुसीबत आ पड़ी। अब किसी व्यापारिक जगह पर दफ्तर बनाने के लिए किसी मंत्री की इजाजत लेनी जरूरी था, लेकिन ऐसी इजाजत ना मिल सकती थी, ना मिली। मंडेला और उनके भागीदार से कहा गया कि किसी दूर अफ्रीकी इलाके में जाकर अपना कारोबार खोले, जहां उनके मुबलिकों का आना जाना बहुत मुश्किल था। इतना ही नहीं, जब तक उनका दफ्तर शहर में इस जगह पर था, पुलिस वाले किसी न किसी बहाने उनके मुबलिकों को परेशान करने से बाज नहीं आते थे। इस संदर्भ में एक दिलचस्प बात यह थी कि जब कभी दूर के किसी इलाके में मंडेला किसी मुकदमे की पैरवी के लिए जाते तो वहां उनको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती। इसका असली कारण यह था कि बहुत से लोगों ने कभी कोई अश्वेत वकील नहीं देखा था। यह उनके लिए एक अजूबा ही था, पर सरकार इसे भी मंडेला की लोकप्रियता समझकर और परेशान हो जाती थी। पुलिस ही नहीं, मजिस्ट्रेट भी अश्वेत वकील को देखकर भड़क जाते थे। वे पक्षपात तो करते ही थे, किसी न किसी बहाने उन्हें परेशान करने से भी बाज नहीं आते थे। एक उदाहरण काफी होगा। नेल्सन मंडेला जब एक केस के मामले में पैरवी करने पहुंचे तो गोरे वकील ने पूछा कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। यह सरासर शरारत थी, क्योंकि वकील के लिए हर समय अपना सर्टिफिकेट साथ रखना यह दिखाना जरूरी ना था। यह कुछ इसी तरह की बात थी मानो किसी प्रोफेसर को क्लास पढ़ाने से पहले कहा जाए कि आप अपनी विश्वविद्यालय की डिग्री दिखाओ कि तुम सचमुच पढ़ाने के काबिल हो। नेल्सन के बहुत इसरार करने पर भी वह मजिस्ट्रेट टस से मस नहीं हुआ। उल्टे उसने मंडेला को अदालत से बाहर हो जाने का आदेश दिया। मंडेला हार मानने वालों में से तो थे नहीं। उन्होंने इस व्यवहार के बारे में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। वहां से मजिस्ट्रेट को फटकार लगी और मुकदमा किसी दूसरे मजिस्ट्रेट की अदालत में हस्तांतरित कर दिया गया। स्वाधीनता का घोषणा पत्र। सरकार के बढ़ते दमन और अत्याचारों के प्रतिरोध में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष लिथलू ने सन 1955 में तय किया कि अश्वेत अफ्रीकियों को अपनी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुजातीय सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया, जिसमें इस घोषणा पत्र को अंतिम स्वरूप देकर उसे स्वीकृति प्रदान की जाए। इस घोषणा पत्र को तैयार करने की विधि से अंदाज लगाया जा सकता है कि पार्टी का काम करने का तरीका कितना जनतांत्रिक था। इसके लिए अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी संगठनों से इस घोषणा पत्र के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। इतना ही नहीं, उनका समर्थन करने वालों से भी संपर्क करके सुझाव देने को कहा गया। देश भर के ग्रामीण व शहरी इलाकों में इसके लिए पत्र भेजकर हर स्वतंत्रता प्रेमी का आह्वान किया गया कि वह अपने सुझाव यथाशीघ्र प्रेषित करे। पार्टी ने अपनी सभी शाखाओं को भी लिखा कि वे घोषणा पत्र के लिए विचार लिख भेजें और अपने यहाँ के किन्हीं समाचार विचार वालों संगठनों से भी इनके लिए संपर्क करें।
स्वाधीनता के घोषणा पत्र के लिए सेंट पीटर्सबर्ग और डरबन से जो मसौदा आए वे पार्टी मुख्यालय को बहुत जचे, लेकिन उन्होंने अपने आकलन पर ही संतोष न करते हुए उनको दोबारा अपनी शाखाओं और अन्य संगठनों को टिप्पणी करने के लिए भेजा। सम्मेलन का समय निकट आ रहा था, इसलिए तैयार किए गए घोषणा पत्र के हर पहलू पर एक बार फिर विचार करके और उसमें कुछ संशोधन करके उसे अंतिम रूप दिया गया। इतनी व्यापक राय शुमारू के आधार पर तैयार किए गए घोषणा पत्र का अधिवेशन में पारित होना तय ही था। बस अब इंतजार था तो सम्मेलन के दिन का और उसकी सफलता का। अधिवेशन के लिए भी इसी तरह की नीति का अनुसरण किया गया। पूरी कोशिश की गई कि देश के सभी स्वतंत्रता प्रेमी संगठन इसमें शामिल हो ताकि संघर्ष को बल मिले, अधिक से अधिक लोगों तक स्वाधीनता का संदेश पहुंचे और वे इसके लिए तैयार हो। जोहान्सबर्ग से कुछ मील की दूरी पर क्लिप टाउन में यह बहुजातीय सम्मेलन किया गया। इसमें करीब 200 और श्वेत वो भारतीय संगठनों से अपने प्रतिनिधि भेजने का आग्रह किया गया था। परिणाम स्वरूप जो सम्मेलन हुआ वह सारे दक्षिण अफ्रीका के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसमें हर उम्र के स्त्री पुरुषों ने पुलिस के दमन की परवाह न करते हुए हिस्सा लिया, जैसा कि स्वाभाविक ही था। इसमें हिस्सा लेने वालों में बहुसंख्यक अश्वेतों की ही थी, लेकिन करीब 200 भारतीय प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सम्मेलन में 100 के करीब श्वेत प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सम्मेलन स्थल को तरह तरह के बैनरों से सजाया गया था, जिन पर नारे लिखे हुए थे, जैसे स्वाधीनता हमारे जीवन का लक्ष्य है या संघर्ष अमर रहे आदि। सम्मेलन में शामिल लोगों में जोश था, इसके बावजूद वे बहुत सब्र और अनुशासन का वातावरण बनाए रहे। इधर पुलिस वाले भी अपनी कार्रवाई कर रहे थे। उन्होंने जनसमूह को आतंकित करने के लिए सबको चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उनके फोटो लेने और अपनी नोटबुकों में कुछ कुछ लिखकर भय का वातावरण बनाने की कोशिश की। इससे सब्र नहीं हुआ तो लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम होना चाहिए था कि आज़ादी के दीवाने इस तरह के हथकंडों से नहीं डरते। नेल्सन मंडेला और वाल्टर वहां आए तो थे, लेकिन चुपचाप एक कोने में भीड़ में खड़े थे। सरकारी मनाही की वजह से वे मंच पर आकर किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते थे, क्योंकि इससे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, नतीजा सिर्फ उनकी गिरफ्तारी होता। जोशीले भाषणों और गीतों के साथ सम्मेलन का जब खूब समा बंध गया तो स्वाधीनता के घोषणा पत्र को किस्सों में पढ़कर सुनाया जाने लगा। इसकी खासियत यह थी कि अंग्रेजी के अलावा इसे खोसा और सोथो भाषाओं में भी पढ़कर सुनाया गया, ताकि सबकी समझ में आ जाए और अपनी भाषा में सुनकर उनको अपनेपन का एहसास हो। सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह ने बड़े उत्साह से घोषणा पत्र को सुना और उतने ही उत्साह से उसके हर हिस्से का भारी हर्षवर्धनी से समर्थन किया। सम्मेलन का पहला दिन इस तरह शांतिपूर्वक गुजर गया। दूसरे दिन की शुरुआत भी शांति से हुई। पिछले दिन की ही तरह ही भाषण, गीत और घोषणा पत्र के अंश को पढ़ने का सिलसिला चला। लगता था कि सब ठीक रहेगा, लेकिन सरकार की योजना कुछ और थी। दोपहर बाद स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को मंजूरी देने के लिए आखिरी बार मतदान किया जाना था। उसके ठीक पहले पुलिस बल ने मंच पर धावा बोल दिया। उन्होंने माइक और मंच पर रखे सारे कागजात अपने कब्जे में ले लिए और ऐलान किया कि कोई अपनी जगह से जाएगा नहीं। कोई चाहता भी तो जा कैसे सकता था। सम्मेलन स्थल के चारों तरफ तो पुलिस का घेरा था। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके लोगों का ब्यौरा लिखकर और उनके बयान लेकर मंच पर मौजूद सब लोगों को जाने दिया। बाकी लोग भी इसी तरह जाने लगे। इससे जाहिर हो गया कि
कि उनका असली इरादा सभा को भंग करना और उसके उद्देश्य को विफल करना था। पुलिस की एक और टुकड़ी ने भीड़ का रुख किया और उन पर धावा बोला। भीड़ में खड़े मंडेला और उनके साथियों को लगा कि इस बार उनके पकड़े जाने की आशंका है, इसलिए उन्होंने वहां से निकल जाने में ही बेहतरी समझी। कुछ समय बाद उनकी जोहान्सबर्ग में एक बैठक होनी थी और उन्हें वहां पहुंचना ही था। जोहान्सबर्ग पहुंचने पर उनको पता चला कि सरकार की योजना बहुत कड़े कदम उठाने की है। वह पूरी तरह से आंदोलन को कुचलना चाहती है। बहुजातीय सम्मेलन को तो उसने तितर-बितर कर ही दिया था, लेकिन दमनकारी सरकार यह नहीं समझ पाई कि सम्मेलन भंग करके उनसे कुछ हासिल नहीं किया गया। इससे जनता का गुस्सा और भड़क उठा था। वह पहले से भी अधिक उग्रता के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा सम्मेलन के भंग होने के बावजूद उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। विशाल जनसमूह ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र सुन लिया था और उसे अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। इससे उनके सामने लक्ष्य अब तक और भी स्पष्ट हो गया था। आंदोलन के सारे मुद्दे अब साफ जाहिर थे और आंदोलन को किस दिशा में और किस मकसद से आगे बढ़ाना है, इसमें अब कोई शक शुबा बाकी ना था। जो लोग सरकारी अत्याचारों और दमन की परवाह किए बिना इसमें शरीक हुए थे, वे आम लोगों की नजरों में हीरो बन चुके थे। इससे उनका हौसला और बुलंद हो गया। बहुजातीय सम्मेलन की इस कामयाबी ने दक्षिण अफ्रीका के सभी स्वतंत्रता प्रेमियों को एकजुट कर दिया था। उनकी एकता को इसने मजबूती दी थी, जिससे स्वाधीनता संघर्ष को बहुत बल मिला। अब हर आदमी की आंखों में आजादी का सुनहरा सपना था। उसके सामने साफ हो गया था कि अगर आजाद हो गए तो जिंदगी क्या बन जाएगी। उनकी समझ में आ गया था कि इसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान देना भी उचित होगा। आजादी का वह घोषणा पत्र क्या था जिसने दक्षिण अफ्रीकियों में ऐसी जागरूकता फैला दी, यह इस पर एक नजर डालने से स्पष्ट हो जाएगा। घोषणा पत्र। हम दक्षिण अफ्रीका वासी अपने देश और सारे संसार को सूचित करने के लिए ऐलान करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, इसमें रहने वाले श्वेत अश्वेत सबका है। अगर कोई सरकार जनता के अनुमोदन से चुनी गई तो वही शासन कर सकती है, नहीं तो उसे हम पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। असमानता और अन्याय पर आधारित सरकार ने हमारी जनता से उसकी धरती, स्वाधीनता और शांति के जन्मसिद्ध अधिकारों को उनसे छीन लिया है। जब तक हमारे देशवासी समान अधिकारों व अवसरों के साथ भाईचारे से नहीं रहते, हम कभी समृद्ध नहीं हो सकते। कोई लोकतांत्रिक सरकार की रंगभेद, जाति भेद, लिंग भेद और धर्म भेद से निरपेक्ष होकर सबको उनके जन्मसिद्ध अधिकार दे सकती है। इसलिए हम दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अश्वेत सभी निवासी सम्मान भाव से और परस्पर भाइयों के समान रहकर इस घोषणा पत्र को स्वीकार करते हैं। हम मिलकर संघर्ष करने की शपथ लेते हैं। जब तक हम इस लोकतांत्रिक घोषणा पत्र के अनुरूप लोकतांत्रिक परिवर्तन नहीं कर लेंगे, तब तक अपनी पूरी शक्ति व साहस इस संघर्ष में झोंक देंगे। इस घोषणा पत्र में दक्षिण अफ्रीका को एक स्वाधीन लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जनता का राज होगा। हर एक नर नारी को अपना वोट देने और कानून बनाने वाली किसी भी संस्था की सदस्यता के लिए उम्मीदवार बनने का अधिकार होगा। हर एक व्यक्ति को देश के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। सबको समान अधिकार मिलेंगे, किसी तरह के जाति, लिंग और रंग भेद के बिना। अल्पसंख्यकों की शासक समितियों, सलाहकार संस्थाओं और संगठनों की जगह लोकतांत्रिक संस्थान लेंगे। सभी राष्ट्रीय वर्गों को समान अधिकार। सभी सरकारी संस्थाओं
अदालतों और स्कूलों में देश की सभी जातियों के सदस्यों को एक समान महत्व दिया जाएगा। सभी राष्ट्रीय वर्गों को उनकी जाति के प्रति किसी प्रकार के अपमान के विरुद्ध और राष्ट्रीय सम्मान के लिए कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। सब लोगों को अपनी भाषा का प्रयोग करने और अपनी लोक संस्कृति वो रीति रिवाजों का विकास करने के समान अधिकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रीयता, जाति और रंगभेद का प्रचार करना या व्यवहार करना दंडनीय अपराध होगा। सभी अलगाववादी कानून और उनको लागू किए जाने को निरस्त कर दिया जाएगा। देश की संपत्ति में जनता सहभागी होगी। हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति सभी दक्षिण अफ्रीकियों की थाती है। इसे उनको सौंपा जाएगा। धरती के नीचे की खनिज संपदा, बैंक और एकाधिकार वाले उद्योग, इन सब का स्वामित्व सारी जनता को हस्तांतरित किया जाएगा। बाकी सारे उद्योग व्यापारों को भी जनता के कल्याण में सहायता के लिए नियंत्रित किया जाएगा। सभी लोगों को स्वेच्छानुसार कहीं भी व्यापार करने का समान अधिकार होगा। उनको किसी भी वस्तु का उत्पादन करने, व्यवसाय, शिल्प या पेशेगत कार्य करने का भी समान अधिकार होगा। धरती पर जोतने वालों का अधिकार होगा। जाति के आधार पर धरती के स्वामित्व का परिसीमन समाप्त किया जाएगा। अकाल वो भूमि की क्षुधा को समाप्त करने के लिए सारी धरती को जोतने वालों में दोबारा से बांट दिया जाएगा। इस घोषणा पत्र का व्यापक स्वागत हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया। ये वे लोग थे जो श्वेतों और कम्युनिस्टों के खिलाफ थे। इनका विरोध का मुद्दा यह था कि इस तरह जिस राष्ट्र का निर्माण होगा वह वैसा न होगा जिसकी बात अफ्रीकी नेशनल पार्टी शुरू से करती आई है। इनका तर्क था कि यह घोषणा पत्र समाजवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। नेल्सन मंडेला ने इसके जवाब में लिबरेशन नामक पत्रिका में एक लेख लिखकर स्पष्ट किया कि घोषणा पत्र निजी उद्यमों का समर्थक है और इससे पहली बार अफ्रीकियों में पूंजीवाद को पनपने के अवसर मिलेंगे। वे अपने नाम से अपना कारोबार कर सकेंगे और अपनी संपत्ति रख सकेंगे और अपने परिश्रम के अनुसार उनका विकास कर सकेंगे। जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है, यह देश की प्रगति के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि खदानों, बैंकों और दूसरे महत्वपूर्ण उद्यमों को श्वेतों के एकाधिकार में नहीं छोड़ा जा सकता। जैसा कि स्वाभाविक ही था, घोषणा पत्र का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसने देशवासियों को एक स्पष्ट दिशा प्रदान की थी। इसने स्वाधीनता और समानता से संबंध सभी मुद्दों को नितांत स्पष्ट कर दिया था और संघर्ष का आगे का मार्ग भी इससे प्रशस्त हो गया था। यह वास्तव में एक क्रांतिकारी दस्तावेज था। इसने सारे संघर्ष का स्वरूप बदल दिया। यह दमन और अत्याचार विरोधी वह दस्तावेज था जो सारे राष्ट्र की सम्मति से तैयार किया गया था। समान अधिकारों वाली निष्पक्ष व्यवस्था का निर्माण पृथकतावाद को खत्म किए बिना संभव था, इसलिए इसे सबसे अधिक महत्व दिया गया। अगला अध्याय है जुझारू मंडेला। यह अफ्रीका की जनता का संघर्ष है, उनके अपने कष्टों और अपने अनुभवों से प्रेरित संघर्ष। यह उनके जीने का अधिकार का संघर्ष है। नेल्सन मंडेला। दिसंबर 1955 के आरंभ में मंडेला पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए। पाबंदी हटाने पर उनको सबसे पहले अपने परिवार और अपने ग्रामीण वातावरण की याद आई। उन्होंने उस ओर जाने का मन बना लिया। इसके दो कारण थे।
एक तो उनके लिए ग्रामीण परिवेश में जाकर वहां की स्थितियों का जायजा लेना बहुत जरूरी था। वह प्रतिबंध के कारण वहां जा नहीं पाए थे और वहां के हालात की प्रत्यक्ष जानकारी, वो अनुभव उनको नहीं था। दूसरा, उनका मन उस परिवेश में दोबारा जाने को ललक रहा था। इसमें उनके बचपन और किशोर अवस्था की यादें बसी हुई थी। उन्होंने सबको अपना इरादा बताया और यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। आधी रात को मंडेला ने चुपचाप अपना सफर शुरू किया। वे नेटल में कई लोगों से मिले और तथ्यों की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल की। मिलने और समाचार पत्रों से तथ्यों की जानकारी पाने में एक बड़ा अंतर यह भी था कि इसमें विचारों का आदान प्रदान भी होता था। बहुत सी ऐसी बातों पर भी चर्चा होती थी जिनका जिक्र तक अखबारों में नहीं किया गया था। वे वहां से डरबन गए और डॉक्टर नाइकर तथा नेटल इंडियन कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात की। वहां अन्य बातों के अलावा नेल्सन ने सरकार द्वारा उन पर लगाए प्रतिबंधों से छुटकारा पाने के उपायों पर भी चर्चा की। वहां से उन्होंने आगे समुद्र के किनारे बसे बहुत से छोटे शहरों वो कस्बों का दौरा किया और लोगों से संपर्क साधा। इसके बाद उन्होंने उमताता का रुख किया, जैसा कि हर घर की तरफ जाने वाले के साथ होता है। पुरानी यादों ने उनको घेर लिया और वे भावुक हो उठे। मंडेला के टॉन्सकी पहुंचने पर खुफिया पुलिस के उनके आने की भनक लग गई और पुलिस ने लगातार उनका पीछा करना शुरू कर दिया। नेल्सन ने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन सतर्क जरूर हो गए। नेल्सन जब केजवानी पहुंचे तो रात हो चुकी थी। लोगों को उनके आने की खबर मिली तो वहां इकट्ठे हो गए और बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उनकी दूसरी माँ उनसे बहुत प्यार से मिली और फिर उनकी कार में बैठकर उनको अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दूर गांव ले गई। तब तक काफी रात हो चुकी थी, लेकिन यह अपनों का प्यार था कि घर के सभी लोग सारी रात जागते रहे और बातें होती रही। सुबह का सूरज निकलने पर ही मंडेला लौटे। करीब 15 दिन वे उस इलाकों में रहे और लगातार कूनू व केजवानी आते जाते रहे। नेल्सन ने वहां किसी तरह की जनसभा का आयोजन नहीं किया जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाता। वे तो अपने लोगों से मिलकर उनके सारे मामले पर गंभीर चर्चा करना चाहते थे, ताकि उद्देश्य सबको स्पष्ट हो और एक मजबूत संगठन की नींव रखी जा सके। उन्हें विश्वास था कि उनके अपने लोगों से बढ़कर उनका समर्थन और कौन कर सकता है। उन्हें लगा कि क्रांतिकारी के लिए भी जरूरी है कि वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। लेकिन नेल्सन का कार्यक्षेत्र अब बहुत विस्तृत हो चुका था, लिहाजा अपनी माता, बहन और परिजनों से विदा लेकर वे फिर से केपटाउन के लिए रवाना हो गए। केपटाउन में नेल्सन ने करीब 2 हफ्ते गुजारे और वहां वो आसपास के इलाके में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सदस्यों तथा अन्य समान विचारों वाले लोगों से निरंतर संपर्क किया। एक दिन जब वे केपटाउन की पत्रिका न्यूज एज के कार्यालय में अपने मित्रों से मिलने जा रहे थे, तो सीढ़ियों से ही उनको तरह तरह की आवाजें आने लगी। इससे वे सतर्क हो गए। उनको भांपते वक्त नहीं लगा कि पत्रिका के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा है। वे उल्टे पैर वहां से लौट पड़े। बाद में नेल्सन को पता चला कि सिर्फ इस पत्रिका के दफ्तर पर ही नहीं, सारे देश में व्यापक पैमाने पर छापे मारे जा रहे हैं। महाराजद्रोह। पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में
सबसे बड़े छापे मारे थे। सुबह सुबह ही सैकड़ों घरों पर एक साथ धावा बोलकर उसने कथित राजद्रोह के सबूत इकट्ठे करने का प्रयास किया। मंडेला के घर की भी तलाशी ली गई और तीसरी बार उन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद ही कार्रवाइयों में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के 48 सदस्यों पर प्रतिबंध लगाया गया। तत्पश्चात 5 दिसंबर 1956 को पुलिस ने सुबह सवेरे मंडेला को जगाकर राजद्रोह के आरोप में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के लगभग सभी अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। इससे भी तसल्ली न हुई तो सरकार ने स्वतंत्रता संघर्ष से संबंध रखने वाली अन्य सभी पार्टियों के सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। कुल 156 लोगों को जेल में ठूसा गया। इन सब पर हिंसा के जरिए सरकार का तख्ता पलटने की साजिश का अभियोग लगाया गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि वे वर्तमान सरकार के स्थान पर कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करना चाहते थे। इसके सबूत तौर पर 1 अक्टूबर 1952 से 13 दिसंबर 1952 की उनकी गतिविधियों को आधार बनाया गया। ये अभियोग सिद्ध हो जाने पर आरोपियों को उम्र कैद या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। दक्षिण अफ्रीका की दमनकारी सरकार से कानूनी चूक यह हुई कि उसने स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को महाराजद्रोह का मुख्य आधार बनाया। यह कानून की नजरों में और सारी दुनिया की नजरों में अपना मजाक उड़ाने वाली बात थी। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र मुख्य रूप से रंगभेद और जाति भेद का विरोध करता था। वह समान अधिकारों की बात करता था। एक तरह से कहा जा सकता है कि वह मानव अधिकारों का मसौदा था। फिर से उसे दक्षिण अफ्रीका की अधिकांश जनता से मान्यता दी थी। इसके लिए कुछ 100 लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता था। दूसरी बात, चूंकि कम्युनिज्म का आरोप लगाने की थी, स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में या स्वाधीनता संघर्ष के नारों या गानों में कहीं भी कम्युनिज्म की गंध नहीं आती थी। इसके अधिकांश नेताओं का कम्युनिस्ट पार्टी से कुछ लेना देना भी नहीं था। इसलिए आरोप का यह आधार भी खिसकता नजर आता था। सरकारी मनमानी और निरंकुशता की बात और थी, लेकिन इससे उसकी हठधर्मिता और अन्याय तो जग जाहिर हो ही जाता। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने इस तरह पोल खुलने के बाद कथित अपराधों को दंड देना इतना आसान काम ना था। जहां तक मंडेला का सवाल था, वे इस मुकदमे को अपनी बात और तर्क सारी दुनिया के सामने रखने का एक सुनहरा मौका समझ रहे थे। महान हस्तियों की यही पहचान होती है कि वे हर विपत्ति से भी अपनी अनुकूल कोई पहलू खोज लेते हैं जो उनके संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। 13 महीने तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने काफी सबूत पेश करने की कोशिश की, जिनके आधार पर ट्रांसवाल के सर्वोच्च न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हो और उनको कठोर से कठोर दंड मिले। अभियोजन पक्ष की सुनवाई के होने पर जज ने व्यवस्था दी कि मामला उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लायक है, लेकिन इस बीच 61 लोगों को अभियोग से मुक्त कर दिया गया था, जिनमें से अधिकांश ANC और दूसरी पार्टी के छुटभइये थे। विनी से मुलाकात। मुकदमे की सुनवाई के लिए लंबी तारीखें पड़ती थी। इस बीच प्रतिवादियों को छोड़ दिया जाता था। मंडेला भी अवकाश पाकर अपनी वकालत के काम पर लौटे और जो मुकदमों का काम इस आरोप के कारण छूट गया था, उसे फिर से हाथ में लेकर रात दिन मेहनत में जुट गए। सन 1955 में मंडेला की पत्नी अवेलिन अपने बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई थी।
बात यह हुई थी कि अपनी प्रिय पत्नी ने उनसे दो टूक कह दिया था कि वे अपने बीवी बच्चों और ANC में से किसी एक को चुन ले। देखा जाए तो उनका भी कसूर ना था। आखिर उनका पारिवारिक जीवन पार्टी और स्वाधीनता संघर्ष की भेंट चढ़ गया था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि नेल्सन मंडेला जैसे जुझारू अपने देश व देशवासियों की स्वाधीनता और परिवार में से किसी एक को चुनने की नौबत आने पर अपने स्वाधीनता के लक्ष्य को ही तो चुनते। लिहाजा वे अपना विवाहित जीवन टूटता देखते रहे पर अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। मुकदमे के बीच के अंतराल में एक दिन मंडेला अपने किसी दोस्त के साथ कहीं जा रहे थे कि बस स्टॉप पर खड़ी एक युवती पर उनकी नजर पड़ी। वह उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा जैसी पहली नजर में ही वह उनके दिल में समा गई हो। उसे देखने की उनके मन में तीव्र उत्कंठा जाग उठी, लेकिन तब तक बस आ गई और वह उसमें सवार होकर चली गई। मंडेला क्या करते मन महसूस कर रह गए, पर कुदरत को यह मंजूर ना था कि मंडेला इस तरह निराश हो। वही युवती कुछ सप्ताह बाद अपने भाई के लिए कानूनी सलाह लेने उनके वकालत के दफ्तर में आ गई। बातचीत से पता चला कि उनका पूरा नाम नोम जाओ विनीफ्रेड मादिक जैला था, पर सब उसे बिन्नी नाम से पुकारते थे। उसने जोहान्सबर्ग के जॉन हाफशर स्कूल से समाज सेवा की शिक्षा ली थी और अब बर्गवानाथ अस्पताल में समाज सेविका के रूप में काम कर रही थी। जान पहचान बढ़ी और बढ़कर प्यार का रूप धारण कर लिया। मंडेला तो पहले ही उस पर मर मिटे थे, युवती भी उनको चाहने लगी थी। जब भी अवकाश मिलता दोनों कहीं मिल जाते और धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। मंडेला ने उसे साफ बता दिया कि वह उसको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। युवती के पिता को जब यह सब पता चला तो वे अपनी बेटी के लिए स्वभावतः बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने उसे मंडेला के जीवन पर मंडराते खतरों से आगाह किया। उन्होंने उसे तरह तरह से समझाया कि कांटों की डगर पर चलने की जिद न करे। खुद मंडेला भी यही सोचते थे कि उनके प्यार की ज्योति चारों ओर से घोर अंधेरों से घिरी है। उनकी विवाहित जिंदगी को अगर कुछ बचाए रख सकता है तो वे उन दोनों का गहनतम प्यार ही होगा। लेकिन वह अपने दिल के हाथों मजबूर थे, इसलिए यह जोखिम उठाने को तैयार हो गए थे। बिनी के पिता ने जब देखा कि वे लोग शादी करने पर आमादा हो ही गए हैं तो उन्होंने एक और व्यवहारिक सलाह दी कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपने पति के रास्ते पर चलो, तभी तुम्हारी जिंदगी एक राह पर चलेगी, वरना अलग अलग रास्ते पर चलने को मजबूर होगे। नेल्सन ने भी अपनी पत्नी को शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी गृहस्थी की गाड़ी फिलहाल तो सिर्फ उसकी तनख्वाह से ही चलेगी। नेल्सन मुकदमे में इस कदर फंसे हैं कि कोई कमाई करने की उम्मीद नहीं रख सकते। अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए उनकी प्रतिबद्धता का पता तो उसे था ही, वह इस उच्च उद्देश्य को देखते हुए इस पर भी राजी हो गई। मंडेला का विवाह जोखिम से भरे वर्तमान और अनिश्चित भविष्य के बावजूद इन दोनों प्रेमियों ने लगभग 1 साल की मेल मुलाकातों के बाद 14 जून 1958 को विवाह कर लिया। इस इंतजार का एक कारण यह भी था कि अवेलियन से उनके तलाक की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई थी। जैसे ही यह कार्य संपन्न हुआ
तलाक के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना दूसरा विवाह विनी से किया। विवाह के लिए उनको जोहान्सबर्ग से 6 दिन बाहर जाने की विशेष अनुमति मिल गई। बिजाना में इनके विवाह में खूब खुशी मनाई गई और सबने नृत्य का आनंद लिया। इसके बाद परंपरा के अनुसार विनी को अपने ससुराल यानी मंडेला के पैतृक घर पर जाना चाहिए था, लेकिन हालात को देखते हुए यह संभव न था। उनकी एक अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी। विनी को पश्चिम ऑरलैंडो स्थित अपने पति के घर पर ही जाकर संतोष करना पड़ा। अवेलियन के बच्चों के साथ घर छोड़ जाने के बाद से वीरान हुआ मंडेला का आशियाना फिर से खुशियों से भर गया। स्वाधीनता संघर्ष और पार्टी के प्रति उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ नेल्सन अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य को भी यथासंभव निभाते रहे। वे जोखिम और तनाव के साये में दिन गुजार रहे थे। वे जानते थे कि उनको प्यार करने के लिए थोड़े से दिन ही मिले हैं, इसी को भरपूर जी लेना है। उसके बाद मुकदमा क्या रुख अख्तियार करेगा, यह सरकार आगे नेल्सन के खिलाफ क्या चाल चलेगी, यह कहना मुश्किल था। जिस बात का उन्हें अंदेशा था वही हुआ। अगस्त 1958 में नेल्सन के मुकदमे की फिर से नियमित सुनवाई होने लगी। अब तो उनका सारा समय इसी की भेंट चढ़ने लगा। 3 साल तक यही सिलसिला जारी रहा। इस लंबे समय में विनी मंडेला ने 2 बच्चों को जन्म दिया। ये दोनों ही बेटियां थीं। इन बच्चियों को माँ की ममता का साया तो मिला, पर पिता का प्यार दुलार कम ही नसीब हुआ। नेल्सन अपने बच्चियों को समय नहीं दे पाते थे। उनका सारा समय 3 कामों में बटा था: मुकदमे की सुनवाई, पार्टी का काम और बाकी बचा समय अपनी वकालत को, ताकि गृहस्थी के लिए कुछ कमाई कर सके। विनी इसे समझती थी और उसने किसी तरह गिला शिकवा करने की बजाय बच्चियों की परवरिश की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई। शार्पविले हत्याकांड। रंगभेद की नीति के खिलाफ देश भर में रोष तो था ही, सरकार के पास संबंधित कानून का विरोध करने के लिए पैन अफ्रीकी कांग्रेस ने एक योजना बनाई। इसके तहत तय पाया गया कि मार्च 1960 में बड़ी संख्या में पास जलाकर और प्रदर्शन करके विरोध प्रकट किया जाएगा। इस कानून के मुताबिक 16 साल से ज्यादा उम्र के हर अफ्रीकी को अपना पहचान पत्र लेकर चलना पड़ता था। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इनमें सबसे उग्र प्रदर्शन जोहान्सबर्ग से लगभग 35 मील दूर एक छोटे से शहर शार्पविले में हुआ। वहां हजारों की भीड़ ने एकत्र होकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस के 75 जवानों ने निहत्थे लोगों पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जैसा कि स्वाभाविक ही था, निहत्थे लोग इससे डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने गोली चलाना बंद नहीं किया। ज्यादातर लोगों की पीठ पर गोलियां लगी। इस जघन्य गोलीकांड में 69 अफ्रीकी मारे गए और 400 से ज्यादा जख्मी हुए। इनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। इस बर्बर हत्याकांड की प्रतिक्रिया केवल दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं, सारी दुनिया में हुई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग के गोलीकांड की याद दिलाने वाले इस हत्याकांड की खबर दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में थी। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सहित सारे संसार ने एक स्वर से इसकी निंदा की। गौरतलब बात यह है कि इसमें अमेरिका का विदेश विभाग भी शामिल था। इस आंतरिक और बाहरी प्रतिक्रिया से दक्षिण अफ्रीकी सरकार को जबरदस्त धक्का लगा। शोक दिवस।
नेल्सन मंडेला और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अन्य नेताओं ने यह महसूस किया कि देश भर में उमड़े आक्रोश को कोई अभिव्यक्ति देना आवश्यक था। नेल्सन मंडेला, वाल्टर सिसुलू, ड्यूमा नाकवे और सोलोवो की टीम ने रात भर जाकर विरोध की एक योजना तैयार की। उन्होंने प्रधान लुथुलू को जब अपनी योजना के बारे में बताया तो उन्होंने इसे सहमति दे दी। 26 मार्च को लुथुलू ने जनता का आह्वान किया कि वह विरोध स्वरूप अपने पास सार्वजनिक रूप से जलाएं, जैसा कि किसी भी श्रेष्ठ नेता को करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने अपना पास जनसमूह के सामने जला डाला। 28 मार्च को शार्पविले हत्याकांड के विरोध में राष्ट्रव्यापी शोक दिवस मनाने का ऐलान किया गया। नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने प्रेस व जनता के सामने अपने पास जलाकर सरकार की रंगभेदी नीति का विरोध किया। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के आह्वान पर 28 मार्च को मनाया गया विरोध दिवस बहुत सफल रहा। अकेले केपटाउन में ही लगभग 50,000 की भारी भीड़ ने हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। लोग अपने गुस्सों पर काबू न रख सके और देश के कई इलाकों में दंगे भड़क उठे। अब जाहिर था कि सरकार की तरफ से दमन चक्र व गिरफ्तारियों का सिलसिला और तेज होने वाला है। इसको मद्देनजर रखते हुए एएनसी ने अपने महासचिव ऑलिवर टाम्बो को गुपचुप तरीके से देश से बाहर भेज दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जनता के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 30 मार्च को सरकार ने सारे देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। इसके साथ ही मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसके तहत अफ्रीकियों के नागरिक सुरक्षा कानूनों को भी स्थगित कर दिया गया। पुलिस के सशस्त्र बल ने आधी रात को नेल्सन मंडेला के घर पर छापा मारा और उनको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। बिना वारंट गिरफ्तार होने वाले मंडेला अकेले ना थे। सारे दक्षिण अफ्रीका में 22,000 लोगों को इसी तरह हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने तलाशी में मंडेला का सारा घर अस्त व्यस्त कर डाला। उन्होंने कागज के एक छोटे से टुकड़े को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद वे नेल्सन को सोफिया टाउन के पुलिस थाने में ले गए। वहां उनको एक गंदी सडांड वाली कोठरी में उनके पार्टी के अन्य साथियों के साथ ठूस दिया गया। उनको फर्श पर सोने के लिए गंदे बिस्तरे दिए गए। पुलिस की अमानवीयता का एक उदाहरण यह भी था कि उनको 12 घंटे तक खाने को कुछ भी नहीं दिया गया। 36 घंटों के बाद उन्हें प्रिटोरिया में राजद्रोह के अभियोग में सुनवाई के लिए ले जाया गया। 1 अप्रैल को सरकार ने गैर कानूनी संगठन कानून लागू कर दिया। इसके तहत एएनसी और पीएसी को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि इन संगठनों के सदस्य होना या इनकी किसी भी गतिविधि में भाग लेना अपने आप ही अपराध हो जाता था। इस कानून के बनते ही इन पार्टियों के सभी सदस्य रातों रात अपराधी बन गए। रिहाई। अगस्त 1960 में सरकार ने आपातकालीन स्थिति समाप्त कर दी, लेकिन उसके दौरान बंदी बनाए गए लोगों पर मुकदमा चलता रहा। इसी दौरान मंडेला पर लगे तीसरे प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो गई। इसका मतलब था कि वे अब जोहान्सबर्ग से बाहर जा सकते थे। इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने तुरंत सभी स्वाधीनता प्रेमी संगठनों की एक आपातकालीन बैठकों में भाग लिया, जिसमें देश भर से 14,000 प्रतिनिधि आए थे। इस बैठक का उद्देश्य सरकार के दक्षिण अफ्रीका को सोवेतो का जनतंत्र घोषित करने के इरादे का विरोध करना था।
संगठन पर प्रतिबंध लगने के बाद से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की गुप्त बैठकें होती रहती थी। इन्हीं में से एक बैठक में यह भी तय पाया गया कि आने वाले किसी भी दमन से बचने के लिए मंडेला को भूमिगत हो जाना चाहिए। हालांकि इसका मतलब अपने परिवार से बिछुड़ाना था, लेकिन नेल्सन ने देश हित में यह भी गवारा कर लिया। जब वे लोग बंदी थे तब भी आपस में विचार विमर्श करके संघर्ष के लिए आगे की योजनाएं बनाते रहते थे। 29 मार्च 1961 को मंडेला और उनके साथ के 26 अभियुक्तों पर चल रहे मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था। इसके लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था। दोपहर 12 बजे के करीब न्यायाधीश रैंप ने 3 जजों की पीठ का फैसला सुनाना शुरू किया। इसमें उन्होंने कहा कि सभी सबूतों और तथ्यों पर विचार करने पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस सरकार को बदलना चाहती थी। इसके लिए उसने कुछ असंवैधानिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया। उसके लिए कुछ नेताओं ने हिंसा के पक्ष में भाषण भी दिए। उनके भाषणों में कुछ कम्युनिज्म की गंध भी मिली, लेकिन किसी भी तरह से यह साबित नहीं होता कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने सरकार का तख्ता पलटने के लिए हिंसा का कोई तरीका अपनाया हो। यह भी साबित नहीं हो सका कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कोई कम्युनिस्ट संगठन है। उसके स्वाधीनता के घोषणा पत्र से भी ऐसा कुछ जाहिर नहीं होता, न ही साबित होता है। इन हालात में अभियुक्तों को दोषी नहीं माना जा सकता और उन सबको बरी किया जाता है। इतना सुनना था कि जनसमूह खुशी से भर गया। सबने मिलकर इस जीत की खुशी में एक जुलूस निकाला। अदालत के बाहर जमा लोगों की भीड़ ने भारी हर्ष ध्वनि से रिहा हुए अपने नायकों का स्वागत किया। हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। नेशनल का फैसला सुनने उनकी पत्नी विनी भी आई हुई थी। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और अपने पति को गले से लिपट गई। लोग खुशी से नाच रहे थे। पत्रकार तेजी से यह सब नोट कर रहे थे। फोटोग्राफर के कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे, लेकिन नेल्सन मंडेला जानते थे कि यह खुशी अस्थायी नहीं है। इस तकनीकी हार से सरकार को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वे आगे की रणनीति तैयार कर चुकी होगी। अब वह समय दूर नहीं जब उन पर और उनके साथियों पर किसी और बहाने से कोई दूसरी गाज गिरने वाली है। दक्षिण अफ्रीका में जहां सब कुछ पक्षपातपूर्ण और न्यायपूर्ण था, वहां एक बात राहत पहुंचाने वाली भी थी कि वहां की न्यायपालिका काफी हद तक कानून के सिद्धांतों का आदर करती थी। वहां किसी अश्वेत की बात भी ध्यान से सुनी जाती थी और फैसला कानूनी नुक्ते के मुताबिक होता था। यह फैसला उसी का नतीजा था, लेकिन इस फैसले को हासिल करने के लिए कम मेहनत या समय नहीं लगा था। लगभग 4 साल इस जद्दोजहद में लग गए थे। इसमें दर्जनों वकीलों ने जिरह की थी। अपने पक्ष को रखने के लिए उन्होंने हजारों दस्तावेज पेश किए थे और कई लाखों पृष्ठों की गवाहियां दर्ज की गई थी। यह सही फैसला उस सारी मेहनत और इस पर न्यायाधीशों के सिद्धांतवादी व निष्पक्ष होने का ही नतीजा था। लेकिन सरकार का रवैया कुछ और था। उसने तय कर लिया कि अब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिसमें स्वाधीनता सेनानियों के बचकर निकल जाने का रास्ता हो। उसकी समझ में आ गया था कि न्यायालय उसके अधीन नहीं है और न ही आंख मूंदकर उसका पक्ष लेने वालों में से है। उसने और कठोरता बरतने और सतर्क रहने का फैसला कर लिया। इतने अरसे से सरकार से जूझने वाले नेल्सन को भी सरकार के इस इरादे का अंदाजा था। अगला अध्याय है लुका छिपी का खेल। मुझे अपनी
प्रिय पत्नी, अपने बच्चों, अपनी माता वो बहनों से अलग रहने को विवश होना पड़ा। मुझे अपने ही देश में एक घोर अपराधी की तरह जीवन बिताना पड़ा। मुझे अपना पेशा छोड़कर गरीबी व कष्टों में दिन गुजारने पड़े। मेरे बहुत से अन्य देशवासियों को भी ऐसा ही करना पड़ा। नेल्सन मंडेला इतनी सतर्क थे कि फैसले के बाद अपने घर नहीं गए। वे जानते थे कि हार से खिसियाई सरकार किसी भी बहाने उनको गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि सरकार किसी बहाने उनको हिरासत में ले ले या कोई नया प्रतिबंध लगाए, उन्हें वहां से दूर निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने साथियों से मिलने और बैठकें करने का सिलसिला भी जारी रखा। आखिरी उनकी फरारी का मकसद खुद को बचाना ना होकर संघर्ष के लिए खुद को स्वतंत्र रखना ही था। मंडेला गिरफ्तारी से बचने के लिए काफी सतर्कता बरतते थे। पुलिस ने जगह जगह उनके फोटो बंटवा रखे थे ताकि उनको पकड़ा जा सके। वे खुफिया पुलिस की निगाहों से बचने के लिए यथासंभव एक मजदूर की तरह गंदे और अस्त व्यस्त रहते थे। दिन भर वे किसी काली घर में या किसी शुभचिंतक के घर पर छिपे रहते। बैठकों के लिए रात को ही घर से निकलते। वे बहुत बड़ा जोखिम उठाकर यदा कदा अपने परिवार से मिलने भी जाते। उनका अधिकांश समय एकांत में बीतता, जिसका उपयोग वे आगे की रणनीति तैयार करने में करते। वे अपना समय आने वाले संघर्ष के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए भी करते। 23 मार्च को पार्टी द्वारा जनता से देश भर में हड़ताल करके घर पर रहने का आह्वान किया गया। सरकार ने इसे दबाने के लिए आतंक फैलाने की नीति अपनाई। हड़ताल के दिन से हफ्तों पहले से ही पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। फैक्ट्री वालों से सरकार ने अपील की कि वे अपने कर्मचारियों को हड़ताल से पहले वाले दिन वहीं रहने का इंतजाम करें ताकि उनको अगले दिन काम पर आने की असुविधा न झेलनी पड़े। पुलिस की गश्त से तसल्ली न हुई तो सरकार ने सड़कों पर टैंकों की गश्त आरंभ कर दी। इतना ही नहीं, आसमान में हेलीकॉप्टर भी मंडराते नजर आते थे। पुलिस के दस्ते सड़कों पर गश्त लगाते रहते थे, यानी सरकार का संदेश देना चाहती थी कि अगर विरोध प्रकट किया तो उसे पूरी ताकत से कुचला जाएगा। हड़ताल, सरकारी आतंक और चेतावनी के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में अफ्रीकियों ने अपने घर बार या नौकरी की परवाह न करते हुए बड़े जोश से उसमें हिस्सा लिया। अफ्रीका निवासी भारतीयों ने भी उसमें हिस्सा लेकर अपना सहयोग दिया। नेल्सन ने रेडियो से अपना संदेश देते हुए हड़ताल को सफल बनाने के लिए जनता को बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। हालांकि हड़ताल 29 से 31 मई 1956 के लिए घोषित की गई थी, लेकिन हालात को देखते हुए मंडेला ने पहले दिन की सफल हड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई को वापस ले लिया। वे जानते थे कि सरकार की तरफ से इसे कुचलने में अभूतपूर्व बर्बरता बढ़ती जाएगी। उनको लगा कि देशवासियों का इतना बड़े कष्ट झेलने के लिए आह्वान करना इस समय उचित न होगा। इससे उनका मनोबल टूट भी सकता है। लेकिन उन्होंने अपने रेडियो संदेश में कहा कि अगर सरकार का इरादा इसी तरह हमारे हर शांतिपूर्ण विरोध का जवाब हिंसा के नंगे नाच से देना है तो हमें भी अपने तरीके बदलने पर विचार करना पड़ेगा। हम अपनी नई युक्तियों के बारे में सोचने को मजबूर होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हम
अपनी अहिंसा नीति का अध्याय समाप्त करने वाले हैं। यह बहुत ही गंभीर ऐलान था। नेल्सन इसके परिणामों से भली भांति परिचित थे। उनके कुछ साथियों ने उनकी इस घोषणा की आलोचना भी की। उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि नेल्सन ने अपने साथियों से परामर्श नहीं लिया। कुछ ने यह भी तर्क दिया कि अगर हिंसा का रास्ता अपनाया गया तो सरकार को जनता को और कुचलने का बहाना मिल जाएगा और इसमें बहुत से बेगुनाह लोगों की जानी जा सकती है। एक साथी ने बाद में हुई मीटिंग में यहाँ तक कहा कि गुस्से में आकर बिफरे हुए शेर की तरह दहाड़ना और लड़ाई पर आमादा हो जाना बेवकूफ़ी है। जो भी कदम उठाना हो पूरी योजना बनाने के बाद ही उठाना चाहिए। लेकिन नेल्सन का कहना था कि अहिंसा का रास्ता त्यागने के बारे में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी थी। अलबत्ता इस बात की सार्वजनिक घोषणा करने के बारे में तय नहीं हुआ था। बहरहाल जब बैठक में इस बारे में कोई ठोस फैसला नहीं हो सका तो इस पर आगे विचार करने के इरादे से इसे और निर्णित छोड़ दिया गया। बाद में डरबन में जब कार्यकारिणी की गुप्त बैठकें हुई तो नेल्सन ने फिर रणनीति बदलकर अहिंसा का रास्ता छोड़ने की वकालत की। उनका तर्क था कि सरकार ने इसके सिवा कोई और अब विकल्प स्वाधीनता सेनानियों के लिए छोड़ा ही नहीं है। अहिंसक आंदोलन की उसे मानो परवाह ही नहीं है और वह हर अहिंसक कार्रवाइयों की बर्बरता से कुचल देती है। स्वतंत्र संगठन का जन्म। प्रधान लुथलू ने नेल्सन के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। इसका एक कारण तो यह था कि वे मूलतः अहिंसावादी थे। उनका दूसरा तर्क यह था कि पार्टी के जिन सदस्यों पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा था वे भी नीति बदलने के बाद प्रतिबंधों की चपेट में आ जाएंगे। इस तरह इतने परिश्रम से बनाए गए संगठन की शक्ति छीन हो जाएगी। लेकिन इसका रास्ता निकल आया। यह तय किया गया कि स्वतंत्र संगठन बनाया जाए। वह अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नियंत्रण में ही हो लेकिन उसका वजूद अलग हो ताकि उसकी गतिविधियों का कोई कानूनी प्रभाव एएनसी पर न पड़े। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस तरह नेल्सन की योजना भी स्वीकृत हो गई और इसका विरोध करने वालों की भी तसल्ली हो गई। इस प्रकार पार्टी का एक उग्रवादी अंग अस्तित्व में आया। मंडेला को इसका कमांडर नियुक्त किया गया। संगठन का नाम एमखोतो किवी सिजवे रखा गया जिसका अर्थ था राष्ट्र का भाला। यह नाम इसलिए चुना गया था कि यह अफ्रीकियों का प्रिय हथियार था और इसी के बलबूते पर उन्होंने बहुत से अत्याचारियों का सामना किया था। संक्षेप में इस संगठन का नाम एमके रखा गया। मंडेला ना तो कभी फौज में थे ना उनका किसी बंदूक से वास्ता पड़ा था। लड़ाई में हिस्सा लेना तो दूर की बात थी मगर उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का इरादा कर लिया और सरकार से सीधी शस्त्रों की लड़ाई के लिए कमर कस ली। यह रास्ता पहले से ही खतरनाक और कदम कदम पर जोखिम से भरा था। अब उनको दो चीजों की जरूरत थी, एक तो निहायत गुप्त अड्डों की और दूसरे हथियारबंद लड़ाई लड़ने के बारे में भरपूर जानकारी की। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भाग ले चुके कुछ अनुभवी लोगों को अपने साथ मिलाया। इसके अलावा जो कुछ साहित्य छापा मार युद्ध या तोड़फोड़ की लड़ाइयों के बारे में हासिल हो सकता था उसे इकट्ठा करके पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बहुत सावधानी से वे संगठन में और लोगों को भी लेने लगे। अपना मुख्यालय बनाने के लिए नेल्सन ने जोहान्सबर्ग के एक छोटे से कस्बे रिवोनिया को चुना। यह कम आबादी कस्बा था जो अपेक्षाकृत शांत था। इसके आसपास ग्रामीण परिवेश
उनको दिन में भी कहीं आने जाने की सुविधा प्रदान करता था। वहाँ छोटे छोटे फार्म और खेत थे, बहुत से घर थे जो खाली पड़े रहते थे। नेल्सन उनके रखवाले या चौकीदार की तरह तो कभी नौकर के वेश में वहाँ रहने लगे, ताकि किसी को कोई शक ना हो। उनके साथी उनसे आकर वहां मिलने लगे और आगे की कार्रवाई के बारे में विचार विमर्श होने लगा। यह एक ऐसा रास्ता था जिससे वे पूरी तरह अनजान थे। हथियार कहां से मिलेंगे, छापामार सैनिकों को कैसे भर्ती किया जाए और उनको किस तरह की तथा कैसे ट्रेनिंग दी जाए, इस बारे में कोई ठोस जानकारी उन्हें ना थी। कुछ साहित्य उन्होंने जरूर इकट्ठा कर लिया था, पर किताबी जानकारी से कोई सामरिक योजना तो नहीं बनाई जा सकती। अगला अध्याय है क्रांतिकारी मंडेला। केवल कष्ट सहकर, बलिदान देकर और सशस्त्र संग्राम से ही स्वाधीनता पाई जा सकती है। नेल्सन मंडेला। मंडेला को तय करना था कि किस किस्म की उग्रवादिता के साथ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की जाए। एमके के पास इसके लिए 4 विकल्प थे: आतंकवादी, गुरिल्ला युद्ध, तोड़फोड़ की कार्रवाई और सशस्त्र क्रांति। इसमें से सशस्त्र क्रांति इसलिए नहीं की जा सकती थी क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी और युद्ध के लिए प्रशिक्षित सेना की जरूरत पड़ती, जो सरकारी सशस्त्र बल का मुकाबला कर सके। इतनी बड़ी सेना जुटाना कल्पना से परे की बात थी, इसलिए इस विचार को त्याग दिया गया। आतंकवाद से निरीह लोगों को हानि पहुंचती है, इसलिए उसका भी विचार त्यागना पड़ा। बाकी 2 विकल्पों में से गुरिल्ला युद्ध भी बहुत अनुभवी लड़ाकू जत्थे ही कर सकते थे, इसलिए तय पाया गया कि कम से कम शुरुआत तो तोड़फोड़ से ही की जाए। नेल्सन मंडेला का उद्देश्य सरकार को समझौता वार्ता के लिए विवश करने का था। इसके लिए उन्होंने ऐसी रणनीति बनाने का निश्चय किया जिससे सरकार की सैनिक क्षमता में कमी आए, उसके पिट्ठुओं की संख्या में कमी हो और दक्षिण अफ्रीका में पूंजी निवेश करने वाले दहशत के मारे पलायन कर जाए। इसके लिए उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई के अंतर्गत सैनिक ठिकानों, बिजली घरों, फोन की लाइनों और परिवहन के संपर्कों पर हमले करने की योजना तैयार की। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि ऐसी किसी भी कार्रवाई में बेगुनाह लोगों को हानि न पहुंचे। इनमें श्वेत अश्वेत सब शामिल थे। वे बार बार कहते थे कि उनका संघर्ष नस्लवाद के खिलाफ है, किसी नस्ल के खिलाफ नहीं। उन्होंने अपने साथियों को स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी श्वेत को भी उनकी कार्रवाइयों से नुकसान पहुंचता है तो यह गलत संदेश होगा। उनका मानना था कि दक्षिण अफ्रीका श्वेत और श्वेत दोनों का है, कल दोनों को मिलजुल कर रहना है, इसलिए अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे आपस में बैर भाव पनपे। एमके का पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया गया। इसके तहत मुख्यालय में राष्ट्रीय हाई कमान था, उसके नीचे हर एक प्रदेश के लिए प्रादेशिक कमान थी और फिर स्थानीय कमान थी जो देश भर में फैली हुई थी। सदस्यों को सख्त हिदायत थी कि किसी भी कार्रवाई के दौरान श्वेतों को नुकसान ना पहुंचे, इससे वे एमके के खिलाफ हो जाते और नौबत गृह युद्ध तक पहुंच सकती थी। जबकि नेल्सन आधी सदी से चली आ रही श्वेत और अश्वेत के बीच घृणा को समाप्त करने के पक्ष में थे। इसके लिए उन्होंने यह नियम भी बनाया कि किसी कार्रवाई में जाते समय एमके के सदस्य कोई हथियार अपने पास नहीं रखेंगे।
लुथुलु को नोबेल शांति पुरस्कार। इधर तैयारियां चल रही थी और उधर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। नेल्सन ने रेडियो पर समाचार सुना कि एएनसी के प्रधान लुथुलु को ओस्लो में एक समारोह में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरकार ने उनको पुरस्कार लेने के लिए जाने की अनुमति और 10 दिन का वीजा भी दिया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके संघर्ष को मान्यता थी और एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी जिसके दूरगामी प्रभाव पड़ने अवश्यगामी थी। लुथुलु के ओस्लो से लौटने के एक दिन बाद एमके ने अपनी कार्रवाइयों का आरंभ करके इस जश्न को मनाने का निश्चय किया। इसके तहत 16 दिसंबर को सुबह जोहान्सबर्ग, पोर्ट एलिजाबेथ और डरबन के खाली सरकारी दफ्तरों तथा बिजली घरों पर देसी बम फेंककर विध्वंस की शुरुआत की गई। इसमें एमके का एक जवान शहीद हो गया, लेकिन लड़ाई में अपनी जान गंवानी पड़ती है, यह तो हर सेनानी जानता ही है। इसके साथ ही विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए एमके ने पर्चे फेंककर अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया। इसमें कहा गया कि आज हमारे संगठन ने अलगाववाद और नस्लवाद के ठिकानों पर हमला किया है। हमारे इस संगठन में दक्षिण अफ्रीकी जाति के सभी लोग शामिल हैं। इसका उद्देश्य नए तरीके से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना है। यह ऐसा समय है जब हमारे सामने 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो आत्मसमर्पण करें या युद्ध करें। आत्मसमर्पण न करके हम अपनी स्वाधीनता के लिए पूरी ताकत और साधनों का इस्तेमाल करते हुए पलटवार करेंगे। विस्फोटों की इस कार्रवाई से सरकार और बहुत से श्वेत दक्षिण अफ्रीकी भौचक्के रह गए। इस नई शुरुआत से सरकार के कान खड़े हो गए और उसने संगठन के सदस्यों व नेताओं का पता ठिकाना खोजने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। इससे सदस्यों के लिए और खास तौर पर नेल्सन के लिए खतरा और बढ़ गया। एक तरफ संघर्ष था और उसकी वजह से छिपकर रहना जरूरी था, दूसरी तरफ नेल्सन का परिवार था जिसके साथ समय समय पर संपर्क रखना जरूरी था। बिन्नी सारे खतरे को जानते हुए भी कई बार बच्चे को लेकर उनसे मिलने आती रहती थी। बच्चे को समझा दिया था कि इस बारे में किसी को ना बताए, लेकिन उनके मुंह से किसी न किसी सुराग के निकल जाने की आशंका भी बराबर बनी रहती थी। एक दिन उसके बेटे मैगाथो ने अपने एक दोस्त को बता ही दिया कि डेविड के नाम से रह रहे उसके पिता वास्तव में दक्षिण अफ्रीका के महान स्वाधीनता सेनानी नेल्सन मंडेला ही हैं। इससे खतरा और बढ़ गया। अब मंडेला के लिए उस जगह से कहीं दूर जाना जरूरी हो गया, क्योंकि बात फैलते ही उनकी गिरफ्तारी की पूरी आशंका थी। पर इसके लिए एक संजोग भी बन ही गया। मंडेला विदेश में दिसंबर में एएनसी को पैन अफ्रीकन फ्रीडम मूवमेंट फॉर ईस्ट सेंट्रल एंड सदर्न अफ्रीका के एक अधिवेशन में भाग लेने का निमंत्रण मिला था। यह अधिवेशन फरवरी 1962 में अदिस अबाबा में होना था। इसका उद्देश्य महाद्वीप में सब कहीं चल रहे स्वाधीनता आंदोलन को एकजुट करना और प्रोत्साहन देना था। यह एमके के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण पाने का एक सुनहरा मौका था। इसके अतिरिक्त उसे वहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समर्थन भी मिलता, जो अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगले महीने मंडेला अपने पार्टी के साथियों की मदद से चोरी छिपे दक्षिण अफ्रीका से बाहर निकले। यह उनका विदेश जाने का पहला अवसर था। उन्होंने इस प्रवास के दौरान अधिवेशन में भाग लेने के अलावा अफ्रीका व यूरोप के विभिन्न देशों की यात्रा करके अपने लिए समर्थन जुटाया। इनमें
तांगानिका अब तंजानिया का एक भाग है। घाना, लाइबेरिया, इथोपिया और अल्जीरिया शामिल थे। यह उनके लिए एक बहुत सुखद और आश्चर्यजनक अनुभव था। इस दौरान वे बहुत सी राजनीतिक हस्तियों से मिले और उनकी कई अफ्रीकी नेताओं से बहुत अच्छी व्यक्तिगत मित्रता भी हो गई। स्वयं मंडेला के शब्दों में, मैं जीवन में पहली बार एक स्वतंत्र व्यक्ति होने का अनुभव कर रहा था। मैं दमन से मुक्त था, नस्लवाद की बेवकूफियों और जातीय अहंकार से मुक्त था। मैं पुलिस के अत्याचार, दुर्व्यवहार और अपमान से भी मुक्त था। मैं जहां भी जाता, मेरे साथ एक मनुष्य की तरह व्यवहार किया जाता था। लेकिन मंडेला को एमके की सहायता प्राप्त करने में आंशिक सफलता ही मिली। कई नव स्वतंत्र अफ्रीकी राष्ट्रों ने भी उनकी सशस्त्र संघर्ष की नीति को पूरा समर्थन नहीं दिया। उनको आर्थिक सहायता तो मिली, मगर सैनिक साज सम्मान या प्रशिक्षण की सहायता इनसे नहीं मिल सकी। सिर्फ अल्जीरिया और इथोपिया ने उन्हें सैनिक प्रशिक्षण में सहायता देने का वचन दिया। नेल्सन ने खुद इथोपिया में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का निश्चय किया, क्योंकि वे एमके के कमांडर थे और सेना के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वहां उन्होंने आग्नेयास्त्र चलाना सीखा और विस्फोटों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा अपने सोचने के तरीकों को किसी कमांडर की मनोस्थिति के अनुसार बदलने का अभ्यास भी उन्होंने किया। वे चाहते थे कि स्वदेश पहुंचकर आवश्यकता पड़ने पर तोड़फोड़ से बड़े पैमाने पर सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किसी सैनिक कमांडर की तरह कर सके। इसके लिए उनके 6 महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त करना था, लेकिन यह संभव न हो सका। नेल्सन को प्रशिक्षण प्रारंभ किए अभी 2 महीने ही हुए थे कि उनको स्वदेश से एक तार मिला। इसमें कहा गया था कि सशस्त्र संघर्ष अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एमके को ऐसी स्थिति में उसके कमांडर की बहुत जरूरत है। नेल्सन ने अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़कर स्वदेश वापस लौटने का इरादा किया। विदाई के समय इथोपिया की सरकार ने उनको उपहार स्वरूप एक स्वचालित पिस्तौल और 200 गोलियां भेंट की। एमके के लिए मिली सहायता राशि और इस भेंट के साथ मंडेला चोरी छिपे वापस स्वदेश लौटे। दक्षिण अफ्रीका लौटकर नेल्सन ने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपने साथियों को सुनाया और वहां की स्थिति की उनसे जानकारी हासिल की। उनके साथियों ने राय दी कि नेल्सन अपनी विदेश यात्रा की सारी रिपोर्ट प्रधान लुथुलु को खुद जाकर दे। बात उनको जच गई और नेल्सन प्रधान से मिलने के लिए डरबन रवाना हो गए। गिरफ्तारी। सरकार को नेल्सन के विदेश से लौटने की भनक मिल चुकी थी। पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। किसी मुखबिर ने खबर दी कि नेल्सन प्रधान से मिलने डरबन जाएंगे। इसके आधार पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और 5 अगस्त 1962 को रास्ते में नेल्सन की कार रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मई 1961 की हड़ताल भड़काने और बिना पासपोर्ट के देश से बाहर जाने का आरोप लगाए गए। अब तक सरकार ने उन पर एमके की हिंसात्मक कार्रवाइयों के लिए आरोप नहीं लगाए थे। गिरफ्तारी की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। मंडेला के समर्थकों और पार्टी के सदस्यों ने मिलकर मंडेला मुक्ति समिति का गठन किया और मंडेला वो अन्य राजनीतिक बंदियों के मुकदमों की पैरवी के लिए धन भी एकत्रित किया।
उन्होंने मंडेला मुक्ति अभियान छेड़ दिया, जिसके तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया गया। सुनवाई 5 अक्टूबर 1962 को प्रिटोरिया में नेल्सन मंडेला के मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। आरंभ में ही मंडेला ने अदालत में अपनी बात रखनी शुरू की तो सनसनी फैल गई। उन्होंने कहा, मैं इस न्यायालय में एक श्वेत मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हूँ। एक श्वेत प्रोसिक्यूटर से मेरा वास्ता पड़ा है। श्वेत अर्दली मुझे यहाँ लाए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या कोई ईमानदारी से बताएगा कि इस तरह के वातावरण में न्याय की तराजू के संतुलित होने की उम्मीद की जा सकती है? इस देश के इतिहास में आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किसी अफ्रीकी को उसके अपने ही लोगों द्वारा न्याय पाने का सम्मान मिले? माननीय न्यायमूर्ति, मुझे नस्लभेद के हर स्वरूप से बहुत अधिक नफरत है। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके खिलाफ लड़ता रहा हूँ। मैं अब भी इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ और अपने जीवन के अंत तक लड़ता रहूँगा। इस विरोध के बावजूद अभियोजन पक्ष ने मंडेला के खिलाफ 100 से अधिक गवाह पेश किए। इनमें पुलिस वाले, पत्रकार, नगरों के सुपरिटेंडेंट व अन्य लोग शामिल थे। इन लोगों ने गवाही दी कि नेल्सन ने मई 61 की हड़ताल के लिए लोगों को भड़काया था। कुछ ने यह गवाही दी कि मंडेला गैर कानूनी तरीके से देश से बाहर गए थे। अपने बयान में इन सब आरोपों को स्वीकार करके उन्होंने अदालत को हैरत में डाल दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने लंबे भाषण में यह भी बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। साथ ही यह भी अगर मौका मिला तो आइंदा भी ऐसा करेंगे। अपनी बात की व्याख्या करते हुए नेल्सन ने कहा कि हर विचारवान अफ्रीकी की पूरी जिंदगी उनकी अंतरात्मा की आवाज और कानून के बीच कसमकश से गुजरती है। उन्होंने कहा कि सर्वथा अनैतिक, अनुचित एवं असहनीय कानून का उल्लंघन करने की सिवाय उनके पास और कोई रास्ता नहीं है और वे इस उल्लंघन का परिणाम भुगतने को तैयार हैं। हमारी अंतरात्मा चीखकर कह रही है कि हमें इसका प्रतिरोध करना चाहिए और इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कानून ने मुझे अपराधी बनाया इसलिए नहीं कि जो मैंने किया था, बल्कि इसके लिए जिसका मैं समर्थक हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी अंतरात्मा महसूस करती है। आप मुझे चाहे तो सजा दे, लेकिन इंतजाम रखे कि जब भी वह सजा खत्म होगी मैं फिर से इस अन्याय की समाप्ति के लिए भरसक प्रयास करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने दक्षिण अफ्रीका और अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है और आने वाले हर वंशज यह मानेंगे कि मैं बेगुनाह था। गुनाहगार वे थे जो सरकार के सदस्य हैं और इस अदालत के सामने उनको पेश किया जाना चाहिए। उनके सारे तर्क के बावजूद मंडेला को अपराधी करार देकर 5 साल की सजा सुना दी गई। मंडेला को प्रिटोरिया की जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद मई 1963 के अंत में उनको वहां से रोबेन द्वीप के बदनाम कारागार में भेजा गया। यही वही ऐतिहासिक कारागार था जहां 19वीं सदी में अंग्रेज अपनी रक्षा के लिए और आक्रमणकारी विदेशियों के विरुद्ध हथियार उठाने वाले खोसा योद्धाओं को बंदी बनाकर यातनाएं देते थे। इस जेल के हथियारबंद रक्षक परंपरा से ही बहुत रूखे और अभद्र थे। इस कारागार में नेल्सन को 2 अन्य राजनैतिक बंदियों के साथ अलग थलग रखा गया। उसके बाद जुलाई 1963 में उन्हें अचानक फिर से प्रिटोरिया ले जाया गया। अगला अध्याय है आजीवन कारावास। हम भविष्य का सामना पूरे आत्मविश्वास से कर रहे हैं। जो बंदूकें नस्लवाद की सेवा में है वे अजय नहीं हो सकती।
जो बंदूक के सहारे जीते हैं वे बंदूक से ही नष्ट होते हैं। नेल्सन मंडेला। जब मंडेला जेल में थे तभी दक्षिण अफ्रीकी सरकार को एमके की गतिविधियों के बारे में कुछ सुराग मिल गए। उसके सहारे हुए एमके के रिवोनिया फॉर्म वाले अड्डे तक पहुंच गए। वहां मारे गए छापे में उन्हें सैकड़ों गुप्त दस्तावेज मिले। इनमें से एक सरकार के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की योजना से संबंधित भी था। हालांकि इस पर अमल नहीं किया गया था, लेकिन इसे खतरनाक षड्यंत्र तो माना ही जा सकता था। इसके आधार पर वाल्टर सिसुलू वो एएनजी के अन्य कई सदस्य को हिरासत में ले लिया गया। जब्त किए गए दस्तावेजों में कई जगह नेल्सन का नाम एमके के कमांडर के तौर पर लिखा था। मंडेला और उनके 10 साथियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाइयां करने का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही उन पर गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाने का गंभीर अभियोग भी लगा। उन पर राजद्रोह का अभियोग नहीं लगाया गया था, लेकिन इन अपराधों के लिए भी दक्षिण अफ्रीका के कानून के तहत उन्हें मौत की सजा हो सकती थी। सुनवाई शुरू हुई तो न्यायाधीश ने पूछा, अभियुक्त नंबर 1 नेल्सन मंडेला, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? इस पर मंडेला ने जवाब दिया, नहीं श्रीमान, जिस कटघरे में मैं खड़ा हूँ उसमें तो सरकार को खड़ा होना चाहिए। मैं अपराध अस्वीकार करता हूँ। इस पर न्यायाधीश ने यह कहकर बात टाल दी कि वे राजनीतिक भाषण नहीं सुनना चाहते। अगले 3 महीने तक सुनवाई के दौरान सरकार ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए 173 गवाह पेश किए। उसने साथ ही सैकड़ों दस्तावेज और फोटो भी साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए गए। सबसे खतरनाक गवाह एक अपराधी पृष्ठभूमि का मोटेलो नाम का आदमी था, जिसे स्पष्ट था कि सरकार ने अपने फायदे के लिए राजी कर लिया था। उसने कहा था कि वह एमके का सदस्य रहा है, उसने तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और जब उसे पता चला कि एमके कम्युनिस्टों के साथ सांठगांठ करती है तो उनके आदर्शों को मानती है तो वह निराश हो गया और उसने इससे नाता तोड़ लिया। उसने अपनी गवाही से नेल्सन मंडेला और एएनसी के कुछ अन्य सदस्यों को फंसाया, जिनमें से कुछ तो एकदम निर्दोष थे, उनका किसी कार्रवाई से कुछ लेना देना नहीं था। जिन दिनों तोड़फोड़ की कार्रवाइयां हुई थी, खुद नेल्सन या तो जेल में थे या फिर देश के बाहर गए हुए थे, लेकिन सरकार तो उन्हें किसी न किसी तरह अपराधी करार देकर सजा देना चाहती थी। अपने बचाव में मंडेला और उनके साथियों ने जो कुछ कहा वो मंडेला की इस सोच के अनुसार था कि हमें अपना बचाव कानूनी तौर पर उतना नहीं करना है जितना नैतिक तौर पर करना है। इसके अलावा उन्होंने न्यायालय में अपने बयानों को अपने बचाव की बजाय अपने विचार सारे संसार के सामने रखने के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने कुछ आरोपों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया, बाकी आरोपों से इनकार किया। न्यायाधीश ने 11 जून 1964 के अपने फैसले में अभियुक्तों की सारी सफाई को अमान्य करार देते हुए नेल्सन मंडेला व उनके 7 साथियों को आजीवन कारावास का दंड सुना दिया। जन समुदाय की इस फैसले पर होने वाली तीव्र प्रतिक्रिया की आशंका से सरकार ने मंडेला व उनके साथियों को न्यायालय के नीचे की कोठरियों में ही कैद कर लिया। वहां से उनको बाहर भीड़ के नारे और राष्ट्रगान के स्वर सुनाई दे रहे थे। मंडेला और उनके सभी साथियों को मालूम था कि आने वाले समय बहुत कठिन बीतेगा, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। हर शाम को प्रिटोरिया की जेल में मंडेला के साथियों सहित सभी बंदी मिलकर पूरे जोश से आज़ादी के गीत गाते थे।
जिससे जेल का वातावरण गूंज उठता था। सब भविष्य के प्रति पूरी तरह आशावान थे और सरकार के किसी भी अत्याचार का सामना करने के लिए पूरी तैयार हो चुके थे। उधर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार के खिलाफ बन रहा था। अनेक देशों ने वहां अश्वेतों के साथ हो रहे दमनकारी व्यवहार के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया था। यूरोप के बहुत से देशों में उपनिवेशी शासन समाप्त हो चुका था और नव स्वतंत्र राष्ट्र व अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों की पूरी सहानुभूति दक्षिण अफ्रीका के स्वाधीनता सेनानियों के प्रति थी। फिर से रॉबिन आइलैंड में नेल्सन वापस रॉबिन आइलैंड पहुंच गए थे। यहाँ उनके 46वें जन्मदिन के कुछ बाद का ही समय था। चूंकि वे लोग राजनीतिक कैदी थे, इसलिए उनको वहां दूसरे बंदियों से अलग रखा गया था। सरकार को डर था कि कहीं ये लोग बाकी बंदियों को भी अपने रंग में ना रंग ले। वहां की कठिन परिस्थितियां झेलना आसान ना था। अगर कोई बात उनसे प्रेरणा और आशा का संचार करती थी तो यही कि वे एक विशेष उद्देश्य के लिए कष्ट झेल रहे हैं और उनकी यह कुर्बानी एक दिन रंग लाएगी। रंग भेद और नस्लवाद का असर जेल के जीवन में भी था। जब वे रॉबिन आइलैंड की जेल में लाए गए तो नियम के अनुसार उनको पुरानी जेल के कपड़े उतारकर इस जेल के कपड़े पहनने का आदेश दिया गया। यह खाकी वर्दी थी। इसमें अश्वेत कैदियों के लिए नेकर, एक मामूली सी जर्सी और कैनवस का कोट दिया गया। लेकिन केथी को, जो भारतीय था, पतलून पहनने को मिली। इसी तरह अश्वेत और दूसरे बंदियों को खाने में भी भेद थे। नेल्सन ने उसी समय तय कर लिया कि वह इस भेदभाव का विरोध करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। मंडेला और उनके साथियों को पत्थर के किले में बंदी बनाकर रखा गया। उसके बीचों बीच एक बड़ा आंगन और किनारे पर कैदियों के लिए कोठरियां थीं, जिनके दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे। कैदियों को सोने के लिए चटाई और ओढ़ने के लिए कंबल दिए गए थे। नेल्सन जिस कोठी में बंदी बनाकर रखे गए थे, उसके बारे में लिखते हैं कि वह उसकी पूरी लंबाई को 3 कदमों में नाप सकते थे। वह 6 फीट चौड़ी थी और खड़े होकर चलने का उनका सिर छत से टकराता था। सुरक्षा का आलम यह था कि कोठरी की दीवारें 2 फीट मोटी बनाई गई थी। उन पर लोहे का ग्रिल का एक दरवाजा था और लकड़ी का एक अतिरिक्त दरवाजा भी था। दिन में लोहे का दरवाजा बंद रहता था, लेकिन रात को पहरेदार लकड़ी का दरवाजा भी बंद कर देते थे। कठोर परिश्रम, सश्रम कारावास के इस दौर की शुरुआत पत्थर तोड़ने से हुई। जेल में राजनीतिक कैदियों को सम्मान अपराधियों की तरह पत्थर तोड़ने के काम पर लगाया गया। रोज सुबह एक बड़े ठेले में भरकर भारी पत्थर लाए जाते थे। उनको आंगन में उलट दिया जाता था और बंदियों को आदेश दिया जाता था कि वे भारी हथौड़ों से उन पत्थरों को तोड़कर कंक्रीट में तब्दील करें। मंडेला और उनके साथी पांव फैलाकर बैठ जाते और अपने काम में लगे रहते। पहरेदार सब पर सख्त नजर रखते थे कि वे अपना काम पूरी मुस्तैदी से करें। मौसम चाहे जैसा हो, भले ही कड़ी धूप हो, उन्हें यह काम कहीं खुले में करना होता था। कुछ दिन सब ठीक चला। उसके बाद पहरेदारों ने एक चाल चली। उन्होंने कैदियों की तकलीफ बढ़ाने के इरादे से उनका पत्थर तोड़ने का कोटा बढ़ाना शुरू कर दिया। नेल्सन मंडेला ने आखिरकार इसका तोड़ निकाला। उन्होंने अपने सभी साथियों से कहा कि अब हम धीमी रफ्तार से काम करेंगे, देखते हैं कि ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने अपने से आधे पत्थर तोड़ने शुरू कर दिए। इससे खिसियाकर पहरेदारों ने अपना परेशान करने वाला रवैया कुछ बदला। जेल में होने वाली दूसरी कठिनाइयों के प्रति भी नेल्सन ने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया और वहां के अमानवीय वो भेदभाव वाले नियमों को बदलने के लिए मुहिम चलाई।
हालांकि यह बहुत कठिन काम था, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ रियायतें हासिल कर ही ली। जेल की दिनचर्या कड़ी थी। सब कैदियों को तड़के 5:30 बजे उठना पड़ता था। फिर सुबह के नित्य क्रम और नहाने आदि के बाद नाश्ता के लिए ले जाया जाता था। उसके बाद उनको काम पर लगा दिया जाता था। इस दौरान आपस में बात करने की सख्त मनाही थी। दोपहर को उनको खाने के लिए लाया जाता था और उसके बाद फिर काम पर वापस लाया जाता था, जो शाम 4:30 बजे तक लगातार चलता था। उसके बाद उनको वापस लाकर सबकी तलाशी ली जाती थी। फिर रात का भोजन दिया जाता था, जिसे वे ले जाकर अपनी अपनी कोठरी में खाते थे। भोजन में भी भेदभाव। बंदियों को नाश्ते में दलिया और कॉफी मिलती थी। दोपहर के खाने में दलिये के साथ सूप मिल जाता था। रात को भी मकई का दलिया ही मिलता था, जिसमें सब्जी का तो गोश्त कोई छोटा टुकड़ा खोजने से मिल जाता था। अफ्रीकी और भारतीय कैदियों के भोजन में भी भेदभाव बरता जाता था। उनको सब्जी मिली, पतली खिचड़ी भी मिलती थी। यहाँ तक कि कॉफी में अफ्रीकी कैदियों को आधा चम्मच चीनी और भारतीय कैदियों को 1 चम्मच चीनी दी जाती थी। नेल्सन ने इस भेदभाव का कड़ा विरोध किया। दिन भर तो कैदियों को आपस में बात करने की मनाही थी, लेकिन शाम को काम से छुट्टी पाने के बाद वे बातचीत कर सकते थे। इस समय का उपयोग नेल्सन और उनके साथी राजनीतिक वार्तालाप के लिए करते। वे संघर्ष की भावी रूपरेखा पर विचार करते और गुप्त सूत्रों से बाहर से आई खबरों के आधार पर स्थिति की समीक्षा करते। वीरान द्वीप में ऐसे कड़े एकांत कारावास के बावजूद उन्हें बहुत सारी दुनिया की खबरें मिल ही जाती, क्योंकि पहरेदारों में से उनके साथ सहानुभूति रखने वाले भी थे। जब ये बंदी बनाए गए थे तो जो लेफ्टिनेंट उनके साथ था, उसने भी राजनीतिक कैदियों के साथ सहानुभूति रखते हुए कहा था, तुम लोगों को उम्र कैद जरूर हुई है, लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहोगे। तुम्हारी रिहाई के लिए पुरजोर मांग की जा रही है। उम्मीद है कि 1 या 2 साल में ही तुम लोग जेल से बाहर आ जाओगे। तब तुम सब देश के हीरो होगे। तुम्हारी बहुत इज्जत होगी। हर कोई तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। महिलाएं भी तुम लोगों को बहुत पसंद करेगी। आखिर तुम लोगों के काम ही ऐसे हैं। यह सब सुनकर मंडेला को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अफसोस उनकी भविष्यवाणी पूरी तरह सच साबित नहीं हुई। वे रिहा भी हुए, राष्ट्रीय हीरो भी बने, पर 2 साल बाद नहीं, पूरे 3 दशक बाद। सेंसर की कैंची। रॉबिन आइलैंड का बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर था। बंदियों को महीने में सिर्फ 1 चिट्ठी लिखने की इजाजत दी जाती थी। उन पत्रों को भी जेल के अधिकारी पूरी तरह पढ़ते और सेंसर करते थे। यही हाल आने वाले पत्रों का भी था। उन्हें भी पढ़कर और सेंसर करके ही बंदियों को दिया जाता था। मंडेला को अपनी पत्नी विनी की कई ऐसी चिट्ठियां भी मिली, जिनमें कुछ ही वाक्य बचे थे। बाकी सारे पत्र पर सेंसर करने वाले ने स्याही पोत दी थी। मंडेला और उनके साथियों ने आने वाले पत्रों को पढ़ने का तरीका निकाला। उन्होंने आजमाकर देखा कि काली स्याही को धो लेने से नीचे का लिखा किसी न किसी तरह पढ़ा जा सकता है। पता नहीं कैसे सेंसर करने वाले को इसकी जानकारी मिल गई और इसकी संभावना खत्म करने के लिए उन्होंने सेंसर किए वाक्यों को कैंची से काटना शुरू कर दिया। इस तरह उनके पीछे लिखा भी कट जाता था, लेकिन उन्हें इससे क्या। वे पत्रों के नाम पर कागज के कटे टुकड़े कैदियों को देकर बहुत खुश होते थे। इतने पर भी बंदियों को अपने प्रियजनों के पत्र पाकर कुछ तसल्ली होती थी, लेकिन कई बार अधिकारी सिर्फ यह कहते कि तुम्हारे लिए पत्र आया था, पर वह हम तुम्हें नहीं दे सकते। यह पत्र न आने से भी अधिक दुखदाई हो जाता था, लेकिन पर पीड़कों को इससे क्या।
मुलाकात की शर्तें। उनसे मिलने के लिए कोई साल में सिर्फ 2 बार ही आ सकता था। मंडेला से मुलाकात करने के लिए उनकी पत्नी विनी उनके बंदी बनाए जाने के करीब 3 महीने बाद पहली बार आई। मुलाकात कराने का तरीका भी अजीब और अमानवीय था। कैदी को एक तरफ और मुलाकाती को दूसरी तरफ बैठाया जाता था। दोनों के बीच धुंधुआ सा शीशा होता था, उसमें छेद होते थे ताकि बात की जा सके। मुलाकाती और कैदी एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। पहरेदार दोनों के सिर पर सवार रहते थे और बातचीत के दौरान अगर कोई बात उनकी समझ में ना आए तो टोकते थे। परिवार के अलावा किसी और विषय पर बात करने की सख्त मनाही थी। अगर कोई मुलाकात नियमों का उल्लंघन करता तो मुलाकात खत्म की जा सकती थी। इस तरह के माहौल में मंडेला की मुलाकात अपनी पत्नी से हुई। उन्हें अपनी पत्नी को देखकर संतोष तो हुआ, लेकिन उसके साथ किसी तरह की अंतरंग बात करने की गुंजाइश ना होने और उसका एक स्पर्श तक ना पा सकने ने उन्हें बहुत आहत किया। इतना ही नहीं, 1960 के दशक के दिन मंडेला के लिए बहुत खराब गुजरे। जेल अधिकारियों ने उन्हें परिवार की दुखद घटनाओं में भी शरीक होने की इजाजत नहीं दी। पहले उनकी माता का देहांत हो गया। वे उनकी अंत्येष्टि में शामिल होना चाहते थे पर अनुमति नहीं दी गई। इसके कुछ समय बाद उनके सबसे बड़े बेटे का एक दुर्घटना में निर्धन हो गया। इस बार भी नेल्सन को उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। विनी की परेशानियां। मंडेला से जी भरकर वैर निकालने वाली सरकार ने उनकी पत्नी को भी नहीं बख्शा। उन पर 1962 से 1975 तक लगभग पूरी समय प्रतिबंध तो लगा ही रहा। 1969 में उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के आरोप में कैद कर जेल में डाल दिया गया। उन्हें प्रिटोरिया के केंद्रीय कारागार में अकेले रखा गया। इसके 17 महीने बाद बिना कोई कारण बताए उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। विनी ने अपने पति से मुलाकात के लिए प्रार्थना पत्र दिया, पर अधिकारियों ने उनकी यह मांग भी ठुकरा दी। रॉबिन आइलैंड में समय समय पर बंदियों की हालात का जायजा लेने के लिए रेड क्रॉस के अधिकारी आया करते थे कि उनके साथ अमानुषिक व्यवहार तो नहीं किया जा रहा। जब कैदियों से कहा गया कि वे उनसे मिलने के लिए अपना प्रवक्ता चुन ले, तो उन्होंने स्वभावतः मंडेला को चुना। मंडेला ने जेल की स्थितियों से उनको अवगत कराते हुए वहां खाने, कपड़े की हालात, मुलाकात की कठिन शर्तों, कड़ी मेहनत कराए जाने और पहरेदारों की बुरी सलूक आदि की शिकायतें की। इससे स्थिति में कुछ सुधार हुआ। कुछ सुधार मंडेला और उनके साथियों ने संघर्ष करके करा लिए। इस दौरान एक और उल्लेखनीय बात यह हुई कि बंदियों को अध्ययन करने की अनुमति दे दी गई। खुद मंडेला ने भी इसका लाभ उठाते हुए स्नातकोत्तर अध्ययन करना आरंभ कर दिया। कारागार के समय का सबसे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता था। जनवरी 1965 के आरंभ में मंडेला और उनके साथी राजनीतिक कैदियों को चुने की एक खान में काम करने के लिए भेजा गया। यह रॉबिन आइलैंड के बीचों बीच थी। फौज का एक कर्नल इस काम की निगरानी पर था, जिसने खदान में काम करने के बारे में भाषण दिया। उसके बाद सबको बेलचे और गेतियां देकर काम पर जुट जाने को कहा। कहने को तो चूना नरम होता है, लेकिन इसकी खुदाई का काम आसान नहीं होता। यह पत्थर की चट्टानों पर जमा हुआ था। इसे पहले गेती से परत दर परत तोड़ना पड़ता था और उसके बाद बेलचे से निकालना होता था।
यह काम पत्थर तोड़ने से कहीं अधिक ज्यादा मेहनत का था और शाम तक काम करके सबको जिस्म थकान से टूटने लगते थे। नेल्सन लिखते हैं कि हालांकि इस कड़ी मशक्कत की वजह से हाथों में छाले पड़ गए थे और खून भी निकल आया था, लेकिन उनको कहीं इस बात की तसल्ली भी थी कि बाहर प्रकृति के दर्शन हो रहे हैं। मेहनत से भी ज्यादा तकलीफ दे थी कड़ी धूप, जिसमें सब पसीने से नहा जाते थे। इससे भी अधिक कष्टप्रद थी उनकी चौंध, जिसका आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। बंदियों ने इस मुसीबत से बचने के लिए कई बार धूप के चश्मे दिए जाने का आग्रह किया, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक न रेंगी। 3 साल बाद एक डॉक्टर के यह कहने पर सबकी आंखें खराब हो रही है, उनको चश्मे लगाने की इजाजत दी गई। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस वाले जब भी रॉबिन आइलैंड में कैदियों की दशा का निरीक्षण करने आते थे, मंडेला कैदियों के प्रतिनिधि के तौर पर उनसे वहां के अमानवीय व्यवहार की शिकायतें किया करते थे। वे सबकी राय से शिकायतों की एक सूची तैयार किया करते थे और विस्तार से भोजन, कपड़ों और अन्य जरूरत की चीजों के अभाव के बारे में उन्हें बताया करते थे। इस प्रयास का अपना असर हुआ और धीरे धीरे रेड क्रॉस के हस्तक्षेप से उनको कुछ सुविधाएं मिली। रेड क्रॉस ने बंदियों के बच्चों और पत्नियों को कुछ धन दिए जाने का प्रबंध भी किया, जो परिवार के मुखिया के बंदी होने के कारण घोर अभाव में जी रहे थे। कैदियों पर जो बहुत से प्रतिबंध लगे हुए थे, उनमें से एक समाचार पत्र पढ़ना भी था। यह घोर अपराध माना जाता था। अव्वल तो किसी को कोई अखबार मैसर हो ही नहीं सकता था, लेकिन अगर किसी के पास यह बरामद हो जाए तो कड़ी सजा मिलती थी। एक दिन मंडेला को एक जगह पर पड़ा अखबार दिख गया। उन्होंने उसे अपनी कमीज के नीचे छिपा लिया और बाद में कोठरी में आकर पढ़ने लगे, लेकिन अचानक जेल के 2 पहरेदार और एक अफसर वहां आ धमके और उनको यह अपराध करते रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्हें 3 दिन तक एकांत में रहने और खाना न देने की सजा सुनाई गई। इन्हीं दिनों में नेल्सन मंडेला ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में लिखनी शुरू की, जो चोरी से जेल से बाहर ले जाए जाते थे। स्वातो प्रदर्शन। जून 1976 में स्वातो में 15,000 स्कूली छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी माध्यमिक स्कूलों में अश्वेत बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषा होनी चाहिए, न कि विदेशी भाषा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो हिंसा भड़क उठी। बच्चों ने गोलीबारी का जवाब पत्थर और डंडों की मार से दिया। सैकड़ों बच्चे इसमें घायल हो गए। 2 श्वेत पत्थरों की मार से मारे गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर दंगे व हिंसा का दौर भड़क उठा। बच्चों ने स्कूलों का बहिष्कार किया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इसका जवाब दमनचक्र चलाकर दिया। इधर नेल्सन और उनके साथी जेल में उनसे मजदूरी करवाने का विरोध करते रहे थे। आखिर उनका यह प्रयास सफल रहा और अंततः 1977 की शुरुआत में अधिकारियों ने फैसला सुना दिया कि वे अब उनसे शारीरिक श्रम नहीं करवाएंगे। इससे उन्हें आपस में बातचीत करने और लिखने पढ़ने के लिए अधिक समय मिल गया। शारीरिक श्रम से छुट्टी मिलने पर नेल्सन को महसूस हुआ कि किसी न किसी तरह की कसरत या खेल खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने अपना बॉक्सिंग का अभ्यास शुरू किया। थोड़ी सी समय पर टेनिस का एक कोर्ट बनाया गया और वे लोग टेनिस भी खेलने लगे। इसके अलावा उन्होंने बागवानी करना भी शुरू कर दिया। सन 1982 में मंडेला को रॉबिन आइलैंड से मुख्य भूमि में पैलेसमूर
की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इस बंदी गृह की स्थितियां रॉबिन आइलैंड से कहीं बेहतर थी। यहाँ उनको सोने के लिए बिस्तर दिया गया था और बाथरूम की सुविधा भी थी। भेंट करने की शर्तें भी बेहतर थी। उदाहरण के लिए 21 सालों में पहली बार उनको अपनी पत्नी विनी से मिलने पर उसे गले लगाने का अवसर मिला। पॉल्समूर में एक और विशेष बात यह हुई कि वहां रहकर नेल्सन को बाहर के समाचार मिलने लगे थे। उन्हें पता चला कि बाहर स्वाधीनता आंदोलन जोर पकड़ रहा है। यूनाइटेड नेशनल फ्रंट के नाम से बहुत से संगठनों ने एकत्र होकर सरकार के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। इसके अलावा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की गतिविधियां भी सरकार के क्रूर दमन के बावजूद जोरों पर थी। उग्रवादी गतिविधियां और विस्फोट की कार्रवाइयां भी निरंतर चल रही थी। सरकार शक्ति बरत रही थी, लेकिन उसकी स्थिति दिन ब दिन कमजोर हो रही थी, क्योंकि आंतरिक विरोध के अलावा उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बराबर बढ़ रहा था। आप सुन रहे थे नेल्सन मंडेला की जीवनी, कैदी से राष्ट्रपति बनने तक का सफर। इस पुस्तक में कुल 17 अध्याय है। इससे पिछले वीडियो और इस वीडियो में आप अध्याय 13 तक सुने होंगे। अगले वीडियो में आप अध्याय 14 से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।